नमस्कार दोस्तों। बीते 18-20 दिनों से लगातार देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए बीएलओ पर इतना दबाव है, डीएम एसडीएम उच्चाधिकारियों की तरफ से इतना प्रेशर है कि लगातार बीएलओ जान दे रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि 50 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के एसआईआर के लिए 12 राज्यों में बीएलओ पर इतना दबाव बनाया गया है कि यह काम उन्हें सिर्फ 1 महीने में पूरा करना है, 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच। इतने कम वक्त में हर बीएलओ को अपने इलाके के 1000, 1200, 900, 1300 मतदाताओं के घर जाना है। 1 बार नहीं, 2 बार जाना है, 3 बार जाना है। उन्हें फॉर्म देना है और उनसे फॉर्म भरवा कर लेना है। वक्त कम है, दबाव ज्यादा है, टारगेट उन्हें दिया गया है, लगातार ऊपर से मॉनिटरिंग है। नतीजा यह है कि हर राज्य में जहां ये एसआईआर की प्रक्रिया चालू है, बीएलओ दबाव में। और कई तरह की खबरें आ रही है और जब ऐसी खबरें आती है तो मैं चौंकता हूं कि क्या चुनाव आयोग को, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को यह सब नहीं दिख रहा है? ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि 20 बीएलओ ने जान दे दी? उनमें से कई ने खुदकुशी की, कुछ हार्ट अटैक के शिकार हुए, कुछ अलग वजह से अस्पताल में भर्ती होकर बेमौत मारे गए। और चुनाव आयोग की चुप्पी है। लगातार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हर जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं। एक खबर चौंकाने वाली कल आई यूपी से। यह खबर मैं चाहता हूं कि इसकी जांच चुनाव आयोग भी करे, इसकी जांच जिला प्रशासन भी करे, इसकी जांच यूपी सरकार भी करे कि आखिर इस बीएलओ ने खुदकुशी क्यों की। और खुदकुशी करने के बाद जो खबरें आ रही है या बीएलओ के हवाले से, उनके परिजनों के हवाले से जो खबर आ रही है, वो बहुत चौंकाने वाली है। यह घटना है गोंडा में जहर खाकर जान देने वाले बीएलओ टीचर विपिन यादव की। उनकी जान जा चुकी है। विपिन यादव के पिता ने, सुरेश यादव ने आरोप लगाया है, दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि बेटे ने मरने से पहले फोन पर बताया था कि एसडीएम और बीडीओ उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। उन पर मतदाता पुनरीक्षण कार्य, एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में बैकवर्ड लोगों के नाम काटने और जनरल कैटेगरी के लोगों के नाम जोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। मना करने पर उसे सस्पेंड करने और गिरफ्तारी कराने की धमकी दी जा रही थी। रात में बेटा फोन पर काफी रो रहा था। मैंने समझाया भी कि परेशान मत हो। सुबह पता चला 10 बजे कि उसने जहर खा लिया। ये विपिन यादव जिनकी जान जा चुकी है जहर खाने की वजह से, उनके पिता सुरेश ने ये मीडिया को, या जैसे भी उन्होंने बताया, परिवार वालों के आरोप लगातार प्रशासन पर हैं। इसमें खबर यह भी है कि जो उनकी पत्नी है सीमा यादव, उनका एक बयान है। और मैं बार बार कहूंगा कि ऐसे तमाम मामलों की जांच भी होनी चाहिए। चुनाव आयोग को अपना पक्ष भी रखना चाहिए और यह भी तय होना चाहिए कि आखिर बीएलओ पर इतना दबाव अगर जो अधिकारी दे रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है। सीमा यादव ने बताया कि 2-3 महीने से मेरे पति पर एसडीएम, बीडीओ और लेखपाल काफी प्रताड़ित कर रहे थे। सर्वे के लिए भेजते थे, जो आधार कार्ड नहीं देते उनका नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़ने का दबाव बनाते। सैकड़ों लोगों की सूची थमा दी, जल्दी पूरा काम करने के लिए धमकाते थे। हालांकि ये बयान मैं दैनिक भास्कर से पढ़ रहा हूं। इसे एसआईआर की शुरुआत हुई है 4 नवंबर से, लेकिन ये इसमें बयान में 2-3 महीने का जिक्र किया। तो क्या ये प्रक्रिया कुछ पहले से चल रही थी? उन्होंने कहा कि मैंने सोमवार को ही अपने भाई को फोन करके कहा था, यहाँ आ जाओ, इनका काम पूरा करवा दो, ये बहुत परेशान है। सुबह 9 बजे अच्छे से खा पी कर निकले थे, ऑफिस पहुंचते जहर खा लिया। मेरे पास अस्पताल से फोन आया तो जानकारी हुई। डीएम जो पारिवारिक तनाव की बात कर रही हैं बिल्कुल गलत है। सारे अधिकारी मिले हुए हैं, मेरे पति को मिलकर मार डाला। ये विपिन यादव जौनपुर के मल्हानी गाँव के रहने वाले थे। और अब आरोप चूंकि इतना संगीन है, मैं देख रहा हूं जो परिजनों की तरफ से यह आरोप है। विपिन यादव जिन्होंने जान दे दी, उनके साले ने बताया, दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि एसडीएम और लेखपाल और बीडीओ ये तीनों मिल करके उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि ओबीसी का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाएं। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं, जितने हमको मिले हैं, हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे। वो बार बार धमकी दे रहे थे। अब ये बात समझना कि क्या ऐसा कहा जा रहा था, अब ये जांच का विषय है। और ये कैसे पता चलेगा? जिसके हवाले से या जिस पर दबाव की बात कही जा रही, विपिन यादव इस दुनिया में नहीं है। इसी में है, एसडीएम ने कहा है कि आरोप निराधार है, ऐसा कुछ नहीं किया गया।
तरबगंज के एसडीएम विश्वामित्र ने परिवार के आरोपों को कहा सारे निराधार हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कोई एसडीएम नहीं कह सकता। अब मुझे पता नहीं कौन कौन सी ताकतें सक्रिय हो जाएंगी कि इस एंगल पर बोलो। अब ये कहा जा रहा है उन्हें इस तरह से बयान उनके दिलवाए गए। डीएम प्रियंका निरंजन ने दबाव के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि विपिन के बूथ पर 700 मतदाता थे, 350 इसमें प्रपत्र भर चुके थे, काम सही ढंग से चल रहा था, कोई दबाव नहीं था, ये पारिवारिक तनाव से जुड़ा मामला है। विपिन यादव को बयान देने के लिए कुछ लोगों ने उकसाया था, पत्नी सीमा यादव की भूमिका संदिग्ध लग रही, ये प्रशासन की तरफ से कहा गया क्योंकि विपिन यादव ने ये बयान दिया जहर खाने के बाद अस्पताल में। अब विपिन यादव के बारे में जो देख रहा हूं कि सुबह 7 बजे जहर खाया, लखनऊ केजीएमयू में उनकी जान चली गई, गोंडा अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया, फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया और तब तक सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसके बाद वो बच नहीं पाए। और खास बात यह है कि विपिन यादव के परिजन जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप उस वीडियो की बुनियाद पर है जो वीडियो विपिन यादव की पत्नी ने ही जारी किया है, जो विपिन यादव का मरने से पहले का एक तरह से कहें आखिरी बयान है। अब इस बयान के बाद प्रशासन, चुनाव आयोग, जिलाधिकारी, सरकार, इन सब की जिम्मेदारी है कि पूरे मामले की जांच हो कि पूरा मामला क्या है, कौन लोग दबाव बना रहे थे, क्या वाकई विपिन यादव को कहा जा रहा था किसी का नाम जोड़ो, किसी का घटाओ, किसी का डिलीट करो, क्या बात हो रही थी, क्या ऐसी वजह हुई, क्या ऐसा दबाव बना कि उसने जान दे दी, या कोई और वजह है जैसा प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है पारिवारिक मामला था। ये बात भी सामने आनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, अलग अलग जगह से ऐसी खबरें आ रही है। जैसे मैं देख रहा हूं यूपी से ही शादी से एक दिन पहले लेखपाल ने किया सुसाइड। 26 नवंबर को बारात जानी थी, 24 नवंबर को घर में शादी की रस्में, हल्दी मेहंदी शुरू हो चुकी थी और उसके बाद इसके चलते लेखपाल सुधीर कोरी सोमवार को ड्यूटी पर नहीं गए, मंगलवार को कानून को घर आए, लेखपाल को डांटने लगे। इसके बाद सुधीर कमरे में गए, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, बहन ने आवाज़ लगाई लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, काफ़ी देर बाद तक आवाज़ नहीं आई, दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर सुधीर फंदे से लटके थे और उसके बाद पता चला कि उनकी जान चली गई। उन्हें सुसाइड करके उन्होंने अपनी जान दे दी और उसके बाद उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग जमा हुए और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई और लगातार बवाल इस मुद्दे पर हो रहा है कि शादी के एक दिन पहले लेखपाल ने जान दे दी क्योंकि उसके मामले में यही कहा जा रहा था कि उसे कानूनगो शिवराम छुट्टी नहीं दे रहे थे, शादी के कार्यक्रम के चलते सोमवार को काम पर नहीं गया, इसकी वजह से कानूनगो ने उन्हें सस्पेंड कर दिया, छुट्टी की एप्लीकेशन दी तब भी उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। मतलब कुल मिलाकर दबाव और तनाव की बात इसमें भी आ रही है खबर, जो फतेहपुर की खबर है। उसमें मां के भी आरोप है और जो मंगेतर हैं, मंगेतर ने भी कहा कई दिन से हमारी बात नहीं हो पा रही थी और मैंने पूछा तो कहा कि काम का बहुत प्रेशर है इसलिए बात नहीं हो सकती है। तो इस तरह की खबर, हालांकि एडीएम ने कहा है कि उसने 3 दिन की छुट्टी मांगी, 10 दिन की दी गई। अब सवाल उठता है इस मामले में भी हकीकत क्या है, क्या वाकई इतने दबाव और प्रेशर में थे लेखपाल सुधीर शादी के पहले जिसकी वजह से उन्होंने जान दे दी। अब ये जांच हो, चुनाव आयोग इसका जवाब दे और चुनाव आयोग सिलसिलेवार ढंग से जो 19 या 20 मौतों की खबर आई जिसमें 10 या 12 खुदकुशी है, उसके बारे में चुनाव आयोग स्पष्टीकरण दे। मामूली बात नहीं है कि 20 दिन के भीतर अगर 20 मौतें हो गई जिनमें से सुसाइड नोट हैं, मरने के पहले का आखिरी बयान है, परिजनों के संगीन आरोप हैं, तो किसकी जवाबदेही, कौन जवाब देगा? अब जैसे सियासत अपनी जगह, एक लिस्ट है मेरे पास और ये सोशल मीडिया पर ये लिस्ट घूम रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में पता चला कि 10 दिन में 7 मौतें हो चुकी है, जिसमें बीएलओ तनाव में था, कहीं बीमार था, कहीं बीएलओ की जान चली गई, कहीं खुदकुशी कर ली। लगातार मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों से 10 दिन में 7 मौतों की खबर है। एक लिस्ट है, स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुजरात में बीएलओ अरविंद ने की आत्महत्या, पश्चिम बंगाल में बीएलओ शांति ने की आत्महत्या, राजस्थान में बीएलओ मुकेश ने दी जान, एमपी में बीएलओ उदयभान ने की आत्महत्या, तमिलनाडु में बीएलओ जहीता ने की आत्महत्या और उसके बाद एक लंबी लिस्ट है लगभग 19-20 लोगों की। एमपी में बीएलओ सीताराम की मौत, एमपी में बीएलओ रमाकांत की मौत, एमपी में बीएलओ भुवन की मौत, केरल में राजस्थान में बीएलओ हरिओम की मौत, गुजरात में बीएलओ रमेश की मौत, एमपी में बीएलओ मनीराम की मौत, बीएलओ सुजान सिंह की मौत एमपी में, तमिलनाडु में आंगनवाड़ी सेविका आत्महत्या की कोशिश और विपिन यादव जिसका जिक्र किया। अब इतनी मौतों के बाद ये सवाल चुनाव आयोग पर, चुनाव आयोग के दबाव पर,
चुनाव अधिकारी जो हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, ईआरओ या जो जिला पदाधिकारी होते हैं, उन पर उनकी तरफ से दबाव, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से दबाव है सीईओ स्टेट पर, उनकी तरफ से दबाव होगा डीएम एसडीएम पर, और उसके बाद नतीजा यह है कि एक महीने में वो काम हो रहा है जो बहुत सारे बीएलओ से, मैं बिहार में रिपोर्टिंग के दौरान लगातार बीएलओ से संपर्क में था, लोगों से बात करता था, आपने देखा होगा, जो 3 महीने में काम होना चाहिए वो 1 महीने में चाहिए, और अधिकारी इतना दबाव बनाते हैं कि 1 महीने का जो वक्त मुकर्रर है चुनाव आयोग की तरफ से, उसको 15 दिन में पूरा करो, 18 दिन में करो, 20 दिन में करो, और लगातार अपडेट करके हर जिला अधिकारी चाहता है कि उसके जिले में कितनी रफ्तार है एसआईआर की, वो नंबर बढ़ाने के लिए दबाव बना रहा है बीएलओ पर। इसमें बहुत सारे लोगों के बयान देख रहा हूँ, अखिलेश यादव, सुप्रिया सिनेत, यूपी कांग्रेस। एक बात ये भी देखी मैंने, अखिलेश ने शायद 2 दिन पहले एक चिट्ठी लिखी बीएलओज को कि बीएलओ जो दबाव में है उनके नाम पर, वो चिट्ठी भी मैं बताऊंगा आपको, परसों की चिट्ठी है। लेकिन उससे पहले जैसे इस्तीफे की बहुत जगह दबाव की वजह से बीएलओ के इस्तीफे की खबर है, बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की खबरें, एक जैसे बीएलओ के दबाव, एसआईआर के दबाव में बीएलओ ने किया रिजाइन, नोएडा में स्कूल टीचर पिंकी सिंह ने, और ये जो बीएलओ रिजाइन कर रही हैं या कर रहे हैं, वो अपनी इस्तीफे नामे में लिख रहे हैं कि उन पर दबाव है। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि दबाव में उनसे टारगेट पूरा करने के लिए एक तरह से मानसिक प्रताड़ना के दौर से बीएलओ गुजर रहे हैं, क्योंकि 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे ये काम आसान नहीं है, उसके बाद भी उनके पास वक्त नहीं है। एक इस्तीफानामा है मेरे पास सरकारी टीचर पिंकी सिंह, जिन्होंने निर्वाचन जिला श्रीमती निर्वाचन अधिकारी को उन्होंने लिखा कि मैं अपने जॉब से रिजाइन कर रही हूँ क्योंकि मेरे से ये कार्य नहीं हो पाएगा। उसी तरह से एक बीएलओ हैं कविता नागर, नोएडा में, उन्होंने भी इस्तीफा दिया, 24 तारीख का है, जिसमें उन्होंने कहा वर्तमान परिस्थितियां अत्यंत विषम हो गई हैं, बीएलओ का कार्य करते हुए फील्ड में लोगों का व्यवहार और अपने विभाग के अधिकारियों का रवैया बहुत ही दुखद है, जिसके कारण मैं मानसिक तौर पर बहुत परेशान हूं। इसलिए मैं अवगत कराना चाहती हूं कि अध्यापन कार्य तथा बीएलओ के कार्य से इस्तीफा दे रही हूँ, स्वीकार करते हुए मार्गदर्शन करें। मतलब नौकरी से, बीएलओ आमतौर पर सरकारी नौकरी या आंगनबाड़ी कर्मचारी होते हैं, नौकरी तक से इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे इतने कम वक्त में। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, कई राज्यों में, बिहार में भी हुआ था कि बीएलओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, जो अधिकारियों के दिए गए निर्देश या टारगेट के हिसाब से उस रफ्तार से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इनोमरेशन फॉर्म देकर कलेक्ट करके अपलोड नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नोएडा में गौतम बुद्ध नगर से खबर आई थी परसों, हालांकि नोएडा की जो डीएम है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी है। इंडियन एक्सप्रेस में परसों पहले पेज पर खबर छपी थी, यूपी मूव्स अगेंस्ट बीएलओज, ओवर 660 एफआईआर्स इन नोएडा, 2 सस्पेंडेड इन बहराइच। बहराइच में भी कार्रवाई हुई, नोएडा में भी कार्रवाई हो गई। इसमें कहा गया गौतम बुद्ध नगर के दादरी में 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 12 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक फेज 1 थाने में 33 बीएलओ और 1 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जेवर थाने में भी अधिकारियों ने 17 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। देखिए, मैं ये कहूँगा कि अगर कोई बीएलओ काम नहीं करना चाहता है, जानबूझकर लापरवाही कर रहा है, या जो ड्यूटी के प्रति एक उसकी ये होनी चाहिए कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, वो नहीं है, तो आप जरूर सख्ती कीजिए। लेकिन यहाँ सिर्फ वो बात नहीं है। बिहार में मैंने देखा था बहुत सारे ऐसे बीएलओज, चूंकि दबाव है कि आप चाहे अधूरे कागज बिना डॉक्यूमेंट के भी जल्दी जल्दी काम करो, और उस चक्कर में बीएलओज बिना गए, बिना वोटर से मिले, फर्जी तरीके से फॉर्म भर रहे थे, खुद ही भर रहे थे, खुद ही दस्तखत कर रहे थे, खुद ही अपलोड कर रहे थे, खुद ही जमा कर रहे थे। ये सब मैंने वीडियो में दिखाया। यहाँ भी बीएलओज पर जब टारगेट आप दे देते हैं कि आप 1000, 1100, 1200 जिसके बूथ पर जितने हैं उनके घर घर जाइए, दोपहर का टाइम है, कोई नहीं है, कोई नौकरी पर है, कोई कहीं बाहर है, किसी घर पर ताला लगा है, बीएलओ जाते हैं, नहीं मिलता है, या फॉर्म दे नहीं पाते हैं, या फॉर्म कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस टारगेट की वजह से वो इतने दबाव और तनाव में आते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम करना पड़ रहा है, और उसका नतीजा है वो तनाव में। तो जो नहीं करना चाहे, अगर ये मॉनिटरिंग हो रही है कि वाकई नहीं कर रहे हैं, तो कार्रवाई करिए। लेकिन क्या यही वजह है? बिहार में तो बहुत जगह मुझे ये पता चला कि बहुत सारे बीएलओ जो जिस तरह का पैमाना चुनाव आयोग ने तय किया, उस पैमाने के मुताबिक भी काम करने को तैयार थे, वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रहे थे, क्योंकि जिला अधिकारी या उच्चाधिकारी ज्यादा फास्ट चाहते थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही थी। तो क्या यहाँ ये बीएलओ इतने सस्पेंड किए जा रहे हैं, क्या वाकई सस्पेंशन सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि वो 18-20 घंटे उनसे काम लेकर उस रफ्तार से वो काम जितना प्रशासन चाहता है उतना वो ना कर पा रहे हो?
या कुछ और वजह है, इसकी जांच होनी चाहिए। और भी जगह देख रहा हूँ कुछ जगह से सस्पेंड बीएलओज को, और जो इस तरह के एसआईआर की प्रक्रिया में जो लोग लगे हैं उनके सस्पेंड करने की खबरें आ रही है। मौतों की बात, आत्महत्या की बात, ये सब तो मैंने बताया। अभी एक देख रहा हूँ कि बदायूं में एसआईआर सर्वे में सुस्ती बरतने के आरोप में 106 बीएलओ का वेतन रोक दिया। बीएलओ एक निचले दर्जे का एक कर्मचारी होता है, आंगनवाड़ी सेविका हो या इस तरह प्राइमरी स्कूल के टीचर हों। अब सोचिए उनका वेतन रोक दिया गया। पता चला कि 1 तारीख ये 34 आंगनवाड़ी, 36 रोजगार सेवक, 23 शिक्षा मित्र, 19 अनुदेशक, 4 सहायक अध्यापकों का वेतन मानदेय रोका गया है। और उसमें जाहिर है उनमें उनके काम में सुस्ती पाई गई। अब सुस्ती और स्पीड, यही सबसे बड़ा संकट है। इतनी स्पीड चुनाव आयोग या चुनाव आयोग के अधिकारी चाहते हैं जो स्पीड इनके लिए जानलेवा होता है। एसआईआर में चुनाव आयोग की मंशा, चुनाव आयोग की नीयत, 1 महीने में चुनाव आयोग जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी करना चाहता है, उस पर विपक्ष पहले से लगातार सवाल उठा रहा है। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने कल एकदम एसआईआर के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि इस ईसी का काम निष्पक्ष रहना है, बीजेपी कमीशन बनना नहीं। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बीजेपी कमीशन बता दिया और उन्होंने कहा एसआईआर के नाम पर बंगाल के लोगों को डराया जा रहा है, पूरी कवायद राजनीतिक मकसद से की जा रही है। एक चुनौती दी ममता बनर्जी ने कि बीजेपी मेरे खेल में मुझसे लड़ नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती। अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश की तो पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। एक एसआईआर में 3 साल लगते होने में हमने कभी विरोध नहीं किया, बस इतना ही कहा कि किसी वास्तविक वोटर का नाम नहीं काटा जा सकता। यह आरोप बहुत जगह विपक्षी दल के नेता लगा रहे हैं कि टारगेटेड ढंग से नाम काटने की प्रक्रिया भी इसके साथ होती है। यह साजिशन इस तरह से टारगेट किया जाता है ताकि विपक्ष के वोट कटें। ये आरोप लगातार विपक्षी दल लगाते रहे। लेकिन सवाल उठता है, चुनाव आयोग की चुप्पी, चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण या चुनाव आयोग का जिस तरह से जवाब आना चाहिए वो नहीं आता है। चुनाव आयोग की चुप्पी है इतनी मौतों के बाद। अखिलेश यादव ने परसों एक चिट्ठी लिखी थी और मैं कहूँगा कि जो भी बीएलओज परेशान हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो जान देना कोई समाधान नहीं है। नौकरी छोड़ दी ना 2 ने। अगर आपको लगता है नहीं कर पा रहे हैं और आपको इसकी सजा मिल सकती है, आप इतने दबाव तनाव में हैं कि आप जान देने की नौबत पर जा रहे हैं या हार्ट अटैक करके अस्पताल में भर्ती हो जा रहे हैं, हार्ट अटैक होने की वजह से अस्पताल में भर्ती हो जाने, मत दीजिए जान, आप इस्तीफा दे दीजिए। अगर लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं तो, या प्रतिवाद दर्ज कीजिए। लेकिन जान देना कहीं सोल्यूशन नहीं है। उससे क्या है, आपके परिजन, आपके परिवार के लोग, आप पर जो डिपेंडेंट है वो उसके बाद जिंदगी भर के लिए उस संताप को झेलेंगे, आप तो चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने एक चिट्ठी लिखी थी, प्रिय बीएलओ भाई और बहन, एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आप सबके लिए के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है, बेहद निंदनीय और आपत्तिजनक है। उसी में नीचे लिखा है कि बीएलओ को किसी भी गलती के लिए जिम्मेदार ठहराना किसी भी परिस्थिति में न्याय संगत नहीं है। देश भर के कर्मचारियों को एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमारी हर बीएलओ से अपील है कि इन हालातों में कोई ऐसा कदम नहीं उठाएं जिससे आपका परिवार प्रभावित हो। इस तरह से उन्होंने लिखा। और जाहिर है बीएलओ पर दबाव की वजह से अगर बीएलओ की जान जाती है तो परेशान और आखिरी जो पीड़ित उनके परिजन और रिश्तेदार या बच्चे ही होते हैं। तो इस तरह की खबरें लगातार आ रही है। मैं वही देख रहा हूँ पश्चिम बंगाल से, मध्य प्रदेश से। अब उन खबरों में उन सारी वजहों को पढ़ूँ, उनके परिजनों के बयान हैं, रोते बिलखते परिजन जो लगातार आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पर, तो वीडियो लंबा होगा। लेकिन सवाल यही उठता है कि चुनाव आयोग को क्या उसके बाद भी, इतनी घटनाएं होने के बाद भी, क्या चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना नहीं चाहिए? क्या चुनाव आयोग कन्विंसिंग तरीके से केस बाय केस चुनाव आयोग या जिलाधिकारी जवाब नहीं दे सकते? और दूसरी बात, एसआईआर 1 महीने में ही 50 करोड़ लोगों तक पहुंचने का जो टारगेट 12 राज्यों में रखा, इसको 2 महीने 3 महीने भी किया जा सकता है। आखिर इतनी जल्दी क्या है? ये एक बड़ा सवाल है। तो उम्मीद करेंगे, मैंने इस पर बात 2 दिन पहले भी की थी, उम्मीद करेंगे कि ऐसी स्थितियां ना आए कि बीएलओज को जान देनी पड़े। अब जैसे देखिए 3-4 खबरें हैं। शाहडोल में बीएलओ मनीराम की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मतदाताओं से प्रपत्र भरा रहे थे, उसी दौरान एक अधिकारी का फ़ोन आया। फ़ोन रखने के तुरंत बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अपने बेटे आदित्य को सूचना दी। इसके बाद आदित्य पिता को घर पर लाया और उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, जान चली गई उनकी। इसी तरह से झाबुआ में एक बीएलओ भुवान सिंह चौहान के हार्ट अटैक से मौत हो गई।
बीएलओ का काम देख रहे थे और वो भी उसी तरह का की प्रक्रिया पूरी करने में लगे थे, तभी उनकी जान चली गई। मंडीदीप में एक बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ऑनलाइन मीटिंग में थे, मीटिंग खत्म होने के 10 मिनट बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और वॉशरूम में गिर गए। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। रीवा में एक बीएलओ का ब्रेन हेमरेज हो गया। भिंड में बीएलओ ड्यूटी के दौरान शिक्षक को हार्ट अटैक। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं और बहुत निराशाजनक और डिप्रेसिंग खबरें हैं, लेकिन मौतें हुई है। अब इन मौतों की जिम्मेदारी कोई लेगा नहीं, जवाब कोई देगा नहीं। और अब बच गए एसआईआर में, अगर आज देखें 26 तारीख है, 8 दिन बच गए। 8 ही दिन में ये सब काम करने हैं। जिनका पूरा हो गया उन्हें 8 ही दिन में ये सारे काम, सबको टारगेट पूरा करने हैं। हम सब लोग उम्मीद करेंगे कि ऐसी बुरी खबरें, जान देने या खुदकुशी करने की खबरें थमे, लेकिन इन सब के साथ कुछ चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। सामने आए ज्ञानेश कुमार और बताएं कि आखिर ऐसी क्या जिद है, ऐसी क्या मजबूरी है कि 1 महीने में इसी ढंग से एसआईआर कराना है 12 राज्यों में, चाहे 20 जाने चली जाए, चाहे 50 जाने चली जाए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।